हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया, मज़े में, आनंद में? बहुत बढ़िया, ऐसे ही मज़े में रहो, आनंद में रहो और खूब मज़े करो, खूब स्वाध्याय करो, खूब आगे बढ़ो। ठीक है, वेरी गुड। चलिए आगे बात करते हैं। आज हम क्या बात करेंगे? आगे हम पिछले जो लेक्चर में किया था उससे आगे आज हम बात करेंगे। पिछले लेक्चर में हम क्या कर रहे थे कि एक्सरसाइज जो 1.3 कर रहे थे उसके एग्जाम्पल्स चल रहे थे हमारे, और उसके हम एग्जाम्पल्स कर रहे थे। तो कुछ एग्जाम्पल्स कर लिए थे, शायद 20 एग्जाम्पल्स कर लिए थे। आज हम उसके आगे के एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 21। इसमें हम क्या कर रहे थे, एग्जाम्पल जो अपने एक्सरसाइज 1.3 चल रही है उसमें हम क्या करें, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन और इन्वर्टिबल फंक्शन। उसी में ही कुछ एग्जाम्पल्स थे, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स थे। आपको बताया था इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं वो, और वो आपके एमसीक्यूज़ में भी काम आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आगे एग्जाम्स में भी। आप अगर कोई जेई वगैरह अगर आप देते हो या और भी कोई एग्ज़ाम देते हो उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं, जैसा आपको बताया था। तो आप ध्यान से इसको समझना, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है तो पेशेंस के साथ आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। ठीक है, चलिए जैसे अगला एग्जाम्पल क्या दिया, एग्जाम्पल नंबर 21। आर एफ एंड जी बोथ नेसेसरली ऑन टू इफ जी ओ एफ इज ऑन टू। तो ये क्वेश्चन कैसा हुआ, जैसे पहले क्वेश्चन किया था ना वैसा ही है कि जब 1-1 वाला क्वेश्चन किया था ना इससे पहले 1-1 कि एफ और जी नेसेसरली 1-1 होने चाहिए कि अगर जी ओ एफ ऑन 1-1 है, ऐसा ही क्वेश्चन किया था अपन ने पीछे वाला। तो ऐसे यहाँ पर भी है, यहाँ पर क्या कह रहा है, आपकी बार ऑन टू कह रहा है, प्रूफ करवा रहा है कि बताओ कि अगर एफ और जी दोनों ऑन टू हैं तो जी ओ एफ भी ऑन टू होगा क्या, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें। क्या कह रहा है, आर एफ एंड जी बोथ नेसेसरली ऑन टू इफ जी ओ एफ इज ऑन टू। हाँ सॉरी, इसको क्या कह रहा है, इफ जी ओ एफ इज ऑन टू, यानी अगर जी ओ एफ ऑन टू है तो एफ और जी दोनों का ऑन टू होना जरूरी है, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या, फिर से समझना क्वेश्चन, ध्यान से समझना पहले कि जी कह रहा है जी ओ एफ ऑन टू है, तो जी ओ एफ कब ऑन टू हुआ, जी ओ एफ एफ और जी से मिलकर बना, कंपोज हुआ एफ और जी को। तो कह रहा है कि क्या एफ और जी दोनों जरूरी होने चाहिए, ऑन टू होंगे तो ही जी ओ एफ ऑन टू होगा, या दोनों में से कोई एक अगर ऑन टू हुआ तो भी काम चल जाएगा, जैसा 1-1 में किया था हमने। 1-1 में क्या किया था कि एफ 1-1 आ गया, जी 1-1 नहीं आया, फिर भी क्या जी ओ एफ 1-1 आ गया। इसका मतलब क्या है कि अगर जी ओ एफ 1-1 है तो इसका मतलब एफ नेसेसरली 1-1 होगा ही होगा। ठीक है, जी हो चाहे नहीं हो, पर एफ फंक्शन हमारा पक्का से पक्का क्या होगा, 1-1 होगा ही होगा। ऐसे यहाँ पर जी की बात, जी ओ एफ की बात, 1-2 की बात कर रहा है कि अगर जी ओ एफ ऑन टू है तो क्या दोनों का, एफ और जी दोनों का 1-2 होना जरूरी है क्या। तो हम चेक करते हैं, चेक कैसे करेंगे, जैसे पिछले एक्सरसाइज में, सॉरी पिछले क्वेश्चन में किया था कि हमने दो केसेस बनाए। पहला कि इफ एफ इज ओनली एफ इज ऑन टू, और दूसरा ओनली जी इज ऑन टू। तो दोनों अलग अलग केस में हम सॉल्व करके देखेंगे कि क्या दोनों का होना जरूरी है या एक केस में ही हमारा काम चल जाएगा। तो क्या दिया है, सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं कि ओनली एफ इज ऑन टू, क्या कह देते हैं, ओनली एफ इज ऑन टू। हमने पहला केस ले लिया कि क्या कह रहे हैं कि एफ और जी दोनों के लिए कह रहा था, हमने मान लिया चलो अच्छा ऐसा करते हैं, केवल एफ को ऑन टू मान लेते हैं, जी नहीं भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, चेक करते हैं क्या फिर भी जी ओ एफ ऑन टू होगा या नहीं होगा, ये हमें चेक करना है। चलो चेक करते हैं कैसे। इसके लिए हम क्या करते हैं, हमने जैसे वहाँ पर किया था कि एग्जाम्पल सेट किया था यहाँ पर, क्या कि ए बी और सी कोई एग्जाम सेट है हमारे पास 3, कैसे, ए बी और सी 3 है, तो एफ और जी हमारे पास है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, देखो इससे पहले हम ये लिख लेते हैं, इससे पहले एक काम करते हैं, ये कर लेते हैं कि फंक्शन f कहाँ से कहाँ तक है, a टू b है, फंक्शन f a टू b है, एंड g कहाँ से कहाँ तक है, g जो है हमारा वो b टू c है। ऐसा हमने ले लिया, फंक्शन ले लिया a से b, और g फंक्शन कहाँ है, b से c है। तो अगर ऐसा है तो हमारे पास यहाँ से अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, सेट लेते हैं a, ये हो गया अपने पास b, और ये हो गया हमारे पास c। ठीक है, a से b में क्या डिफाइन हो रहा है, फंक्शन f, a से b में क्या जा रहा है हमारे पास, f जा रहा है, और b से c में कौन सा फंक्शन है हमारे पास, फंक्शन g है, यानी कि a टू b f है, b टू c g है। a f के लिए डोमेन का काम करेगा, b को डोमेन का काम करेगा, और g के लिए b डोमेन का काम करेगा और c को डोमेन का काम करेगा। यानी हम a में से वैल्यू लेंगे अगर f के लिए तो b से हमारे पास वैल्यू मिलेगी, a इनपुट हो गया, b आउटपुट हो गया, और g के लिए b इनपुट हो गया, c आउटपुट हो गया। ये बात समझ में आ गई। चलिए अब हम क्या करते हैं, मान लेते हैं क्या है यहाँ पर, ये 1 2 3 और ये 4,
ठीक है। 1 2 3 4 हमने यहाँ पर एग्जाम्पल ले लिया, और ये क्या ले लिया 5 6 और 7, यहाँ पर ले लेते हैं 8 9 10, एक 11 भी ले लो, ठीक है। अब हमें करना क्या है कि f को ऑन टू बताना है, g को नहीं बताना, f को ऑन टू बताना है, g को नहीं बताना। तो कैसे बताएंगे, देखो यहाँ से हम बता देते हैं। जैसे 1 किससे रिलेटेड हो जाएगा 5 से, 2 किससे रिलेटेड हो जाएगा 6 से, ठीक है। यही होगा हमारे पास। 2 किससे रिलेटेड हो गया 6 से, 3 को हमने कर दिया 7 से, ठीक, और 4 को भी हमने किससे कर दिया 7 से रिलेटेड कर दिया। तो बताओ ऑन टू है। ऑन टू की कंडीशन क्या होती है, आपने खूब पढ़ा है इसको। ऑन टू कंडीशन क्या होती है कि जो कोडोमेन है हमारा, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट खाली नहीं छूटना चाहिए। ऑन टू की यही कंडीशन है। 1 1 में क्या होता है, हर एलिमेंट का इमेज होना चाहिए, हर एक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए कि डोमेन में कोई भी नहीं छूटना चाहिए। और कोई फंक्शन ऑन टू तब होगा जब कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट नहीं छूटे। तो हमने ऐसा बना दिया कि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं छूटा कोडोमेन में। अब जी को हमें ऑन टू नहीं बताना है, तो इसका मतलब इसमें एक छूट सकता है। तो हमने 5 को 8 से, 6 को 9 से और 7 को 10 से जोड़ दिया। यानी 5 8 से रिलेटेड है, 6 9 से और 7 10 से। या इसको अपन अपनी लैंग्वेज में बात करें, मैथ की लैंग्वेज में, कि 5 की इमेज 8 है, 6 की इमेज 9 है, 7 की इमेज 10 है। यानी ये जो बी हमारे पास सेट आया वो डोमेन का काम किया, और ये जो हमारे पास सी सेट है वो कोडोमेन का काम किया। किसके लिए, जी फंक्शन जी के लिए। अब इसमें 11 हमने छोड़ दिया, क्यों, क्योंकि हमें ये बताना है कि जी ऑन टू नहीं, केवल हमने एफ को ऑन टू लिया, जी को ऑन टू नहीं लिया, इसलिए इसमें हमने क्या किया, इसको छोड़ दिया। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे। अब यहाँ से हम जी ओ एफ निकालते हैं। हमें क्या चेक करना है, जी ओ एफ ही तो चेक करना है, जी ओ एफ ही तो चेक करना है कि ऑन टू होगा कि नहीं होगा। ये कह रहा था कि जी ओ एफ ऑन टू होगा अगर एफ और जी दोनों ही ऑन टू हो तो ही होगा, तो ही होगा। हमने कहा ठीक है, मैं जी को ऑन टू नहीं लेता हूँ और एफ को ही सिर्फ ऑन टू ले रहा हूँ, जी को नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ एफ को ऑन टू ले रहा हूँ। फिर मैं प्रूफ करता हूँ, देखता हूँ जी ओ एफ हमारे पास ऑन टू आता है कि नहीं आता है। तो वही हम करेंगे, यहाँ पर जी ओ एफ निकालेंगे। जी ओ एफ कैसे निकालेंगे हम यहाँ पे, तो एफ टू जी, देखो एफ से एफ है ए टू बी, फिर बाद में आया है जी, तो जी ओ एफ क्या आ जाएगा, ए से बी है, ये बी से सी है, तो जी ओ एफ कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, ए टू सी हो जाएगा। जी ओ एफ कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, ए टू सी। ये अपन ने बहुत अच्छी तरह से समझा हुआ है कि जी ओ एफ कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ए टू सी जाएगा। ये क्लियर है अपना, ठीक है। अब यानी कि हम इसकी जो वैल्यू इनपुट लेंगे, जो सिंपल लैंग्वेज में कहें कि इनपुट लेंगे जो, या हम जो वैल्यूज लेंगे वो कहाँ से लेंगे, ए में से लेंगे। ए हमारा क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा, और को डोमेन कौन सा हो जाएगा, सी जाएगा। यानी हम इनपुट तो लेंगे ए में से, आउटपुट कहाँ मिलेगा, सी में मिलेगा। तो लेट्स चेक। तो जी ओ एफ हमने क्या ले लिया, यहाँ से 1 ले लिया, ए में से क्या लिया हमने, 1 ले लिया। अब आपको पता है जी ओ एफ 1 को आप क्या ले सकते हो, जी एफ 1 लिख सकते हो, ऐसे ये लिखा जा सकता है। अब F1 की वैल्यू क्या है, देखो F1 कितना है यहाँ पर, F1 यानी 1 की इमेज क्या है, 5 है, यानी मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, G5 लिख सकता हूँ। और G5 की वैल्यू क्या है, मतलब G5 की इमेज क्या हो गई, 8 हो गई। यानी कि यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि GOF1 हमारे पास क्या आ गया, 8 आ गया। कितना आ गया, 8 आ गया। अब देखो यहाँ से आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट वैल्यू लेते हैं 2। किस में से, इसी में से लेंगे, 2 ले लिया। तो 2 में देखो क्या है, 2 किससे रिलेटेड है, 6 से, और 6 किससे है, 9 से। यानी 2 की इमेज 6, 6 की इमेज 9। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, 9 आ जाएगा। फिर हम ले लेते हैं GOF3। 3 से क्या आएगा, 3 की इमेज है 7, 7 की इमेज है 10, तो यहाँ से आ जाएगा 10। और GOF4, GOF4 हमने लिया, तो क्या आ गया हमारे पास, 4 की इमेज है 7, 7 की फिर से क्या है हमारे पास, 10 आ गई। तो यहाँ से आपको क्या समझ में है, GOF क्या लिया हमने, जो हमारे पास GOF फंक्शन आया नया, कंपोजिट फंक्शन जो हमारे पास मिला GOF, उसमें हमने A से वैल्यू ली, C में हमारे पास कोई वैल्यू मिल गई। क्या मिल गई, जिस C में हमारे पास कोई वैल्यू मिली। इसका मतलब क्या है कि 1 10, 2 9, 3 10, 4 वो भी 10 आ गया, लेकिन C में क्या एक एलिमेंट छूट गया ना, देखो 11। C में क्या किया हमने, जब हमने कंपोजिट किया G और F और G को मिलाया तो GOF मिल गया। GOF में जैसे ही हमने कुछ वैल्यू पुट करी, जैसे इनपुट डाला आउटपुट मिला, लेकिन आउटपुट में से जो C में से एक 11 छूट गया। तो जब छूट गया तो हम क्या कहेंगे, सारे एलिमेंट तो नहीं आए ना, जब छूट गया इसके अंदर एक, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये GOF क्या है, ऑन टू नहीं है, GOF ऑन टू नहीं होगा। यानी हम यहाँ से हमें क्या कंक्लूजन निकला कि अगर हम सिर्फ F को ऑन टू लेते हैं, G को ऑन टू नहीं लेते हैं, तो GOF ऑन टू नहीं आएगा।
ये बात समझ में आ गई। कंक्लूजन क्या निकला कि GOF ऑन टू नहीं आएगा, तो यहाँ पर लिख लो, क्या लिखोगे, एज एज 11 क्या आ गया इसके अंदर, किसी की भी इमेज नहीं है, एज 11 इज नॉट अटैच्ड with any element in set A कि जैसा कि हम क्या देख रहे हैं कि एज 11 इज नॉट अटैच्ड विथ एनी एलिमेंट इन सेट ए के किसी भी एलिमेंट से अटैच्ड नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, देयरफॉर GOF इज नॉट ऑन टू। इसका मतलब क्या आ गया हमारे पास, GOF ऑन टू नहीं है, GOF ऑन टू नहीं आया। अब यहाँ से क्या होगा हमारे पास, देखो क्लियरली F इज नॉट, सॉरी यहाँ पे क्या लिया था अपन ने, F इज ऑन टू लिया था, तो यहाँ पर हम लिख देंगे देयरफॉर F इज ऑन टू, देयरफॉर F इज ऑन टू as every element in B is attached with elements in A and G is not on to, as 11 is not attached with any element, any elements in B। क्या लिखा कि therefore F is on to, F को on to हमने लिया ही था, कैसे लिया, as every element in B is attached with elements in A, कि B के सभी एलिमेंट किससे हैं, A के सभी एलिमेंट से अटैच्ड है या रिलेटेड है, ठीक है। फिर क्या लिखा, एंड G इज नॉट ऑन टू, G ऑन टू नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि 11 इज नॉट अटैच्ड विथ एनी एलिमेंट्स इन B, क्योंकि ये किसी भी से भी अटैच्ड नहीं है, B के अंदर जो 11 है नहीं है, इसलिए ये ऑन टू नहीं होगा। तो फिर आगे, यानी कि केवल अगर मैं F को ऑन टू लेता हूं तो GOF ऑन टू नहीं होगा। अब दूसरा केस लेते हैं, सेकंड केस क्या है, केस सेकंड हमारे पास जो है कि ओनली G इज ऑन टू, इफ ओनली G इज ऑन टू। अगर हम केवल G को ऑन टू लेते हैं तो क्या होगा हमारे पास, ठीक है, फंक्शन वही है हमारे पास F और G। अगर हम केवल G को ऑन टू लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो हाँ, फंक्शन हमने लिया हुआ था क्या, F A to B एंड G कहाँ से कहाँ तक है, G कहाँ से कहाँ तक है, B to C। F है अपना A to B एंड G इज B to C। ये है हमारे पास F A to B, G जो है अपना B to C है। तो हम ऐसे ही हमारे पास एग्जांपल ले लेते हैं सेम। अब की बार क्या करेंगे, ऐसे ही सेट करेंगे, बट हम F को क्या करेंगे, ऑन टू नहीं दिखाएंगे और G को ऑन टू दिखाएंगे। कैसे करेंगे, देखो ये हमने ले लिया A, ये हो गया हमारे पास सेट B, ये हो गया हमारे पास सेट C। तो यहाँ से यहाँ तक गए A to B, B to C। A to B कौन सा फंक्शन है हमारे पास, F, और B to C कौन सा है, G। तो एलिमेंट्स कौन कौन से लेंगे यहाँ पर हम, 1 2 3 4, 1 2 3 4। एग्जाम्पल है, आप कुछ भी ले सकते हो, 5 6 7 8 9 10
11, ऐसे ले लो आप, ठीक है, ऐसे ले लिया मैंने। तो यहाँ से क्या कर देंगे अपन, 1 से किसको रिलेट कर देंगे, 1 से किसको रिलेट कर देंगे, 5 को, यानी 1 की इमेज है 5, 2 की इमेज है 6, 3 की इमेज है 7 और 4 की इमेज भी हम क्या बता देते हैं, 7 ही बता देते हैं। 8 को खाली छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें जी को ऑन टू बताना है, एफ को ऑन टू नहीं बताना अब की बार, तो खाली छोड़ दिया उसको। फिर क्या है, 5 की इमेज है 9, 6 की 10, 7 की 11 और 8 की भी 11। 8 की इमेज भी क्या ले ली हमने, 11। तो यहाँ से देखो ये ऑन टू हो गया, यानी जी हमारा फंक्शन क्या हो गया, ऑन टू हो गया। तो यहाँ से जी ओ एफ निकालें तो क्या आएगा हमारे पास, जी ओ एफ, देखो यहाँ से जी ओ एफ कहाँ से कहाँ होगा, वही ए टू सी, ए से सी में, एफ ए टू बी है, बी जी बी टू सी है, तो बी कॉमन है, ए टू सी जाएगा ये, ठीक है। आगे बात समझ में, चलो अब क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, देखो चेक करेंगे, जैसे यहाँ पर चेक किया था ना जी ओ एफ 1 2 3 4 के लिए, ऐसे यहाँ पर भी हम चेक करेंगे जी ओ एफ 1 2 3 4 के लिए। तो सबसे पहले किसके लिए देखते हैं, जी ओ एफ 1, जी ओ एफ 1 के लिए क्या आएगा, 1 की इमेज देखो 5, तो मैं क्या लिखूंगा, F5 आ जाएगा। और जैसे मैं 5 वैल्यू रखूंगा, F1 की वैल्यू जैसे 5 रखूंगा, ये G5 बन जाएगा और G5 की वैल्यू क्या है, 9 है, ठीक है। एक्चुअल में वैल्यू क्या एक है, तो इसको इमेज है, क्या है इमेज, 1 की इमेज है 5, 5 की इमेज क्या है 9 है, तो GOF1 की इमेज क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी। ऐसे ही GOF2 की इमेज कितनी आ जाएगी हमारे पास, 10। GOF3 की इमेज क्या आ जाएगी हमारे पास, GOF3 की इमेज 3 7 से 7 11 से। और GOF4 की इमेज क्या आ जाएगी, GOF4 की इमेज क्या आ जाएगी, 4 की इमेज 7 है, 7 के फिर से क्या है 11 है, ठीक है, क्लियर है। चलो तो सही है ना, बिल्कुल देख लेना। हाँ तो हम यहाँ से क्या कहेंगे, देखो ए के जितने भी एलिमेंट हमने लिए एज ए इनपुट, यानी एज इन डोमेज में से x की वैल्यू जितनी भी अपन ने ली, हमें जो c में वैल्यू सारी की सारी मिल गई, 9 भी मिल गया, 10 भी मिल गया, 11 पर मिल गया, 2 बार मिले मिला हो, यानी इमेज, यानी कि क्या कह सकते हैं हम, 3 और 4 दोनों की इमेज क्या है, 11 है, दोनों की इमेज क्या है 11 है सी के अंदर। तो कुल मिला के बात है कि सी के अंदर कोई भी एलिमेंट छूटा तो नहीं छूटा, तो इसका मतलब ऑन टू है, यानी कि अगर हमने जी ऑन टू लिया तो हमारे पास जी ओ एफ क्या आ गया, ऑन टू आ गया। तो हम यहाँ से पहले तो ये लिख लेंगे क्या, कि क्या लिखेंगे यहाँ पे, कि क्लियरली all elements in C is attached to elements in A, is attached with, लिख दो, is attached with elements A। ठीक है, तो यहां से क्या समझ में आ गया कि सभी अटैच्ड हैं, तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे, देयरफॉर GOF इज ऑन टू। इसका मतलब क्या आ गया हमारे पास, GOF क्या आ गया, ऑन टू आ गया, क्लियर है। GOF हमारे पास क्या आ गया, ऑन टू आ गया, क्लियर, GOF क्या आ गया, ऑन टू आ गया। तो इसके बाद क्या लिखेंगे अपन, देखो GOF इज नॉट ऑन टू था, अब ये वाली चीज यहां भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि देयरफॉर F is not on to as every elements in B is not attached with elements in A, A के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उनसे सारे के सारे एलिमेंट क्या हैं, अटैच्ड नहीं है, सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हैं, अटैच्ड
नहीं है। तो एंड G इज अटैच्ड एंड G इज ऑन टू एंड G is on to as every elements in C is attached with the elements in B। ठीक है, G ऑन टू होगा क्योंकि C के सभी एलिमेंट क्या हैं, B के एलिमेंट से अटैच्ड हैं। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं, कंक्लूजन क्या निकला कि इफ GOF इज ऑन टू देन, देखो इंपॉर्टेंट लाइन है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से बन सकता है क्या, कि जैसे मैं इसको यहां पर लिख दूं, किस कहां पर, यहां पर एक स्टार डाल करके आप इसको नोट कर सकते हैं क्या, कि इफ GOF is on to, if GOF is on to, then G is surely on to, G is surely on to। क्या कहा मैंने कि अगर GOF on to दिया है तो इसका मतलब G पक्का ही on to होगा, F हो चाहे नहीं हो। देखो F on to नहीं आया था यहाँ पर, F को जब हमने ऑन टू लिया तो GOF ऑन टू नहीं मिला, लेकिन जब G को ऑन टू लिया तो GOF हमें ऑन टू मिल गया। इसका मतलब अगर GOF ऑन टू है तो 101% G भी आपका क्या है, ऑन टू होगा। ऐसी जो पिछले क्वेश्चन में किया था 1-1 वाला, अगर उसमें कहें कि GOF अगर 1-1 है तो F जो है वो 101% 1-1 होगा। तो इसी में ही आप लिख सकते हो कि इफ GOF इज 1-1 देन F इज श्योरली 1-1। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट, एक कंक्लूजन निकल के आया है जिसको आपको क्या है, याद रख सकते हो, डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं MCQs में। क्लियर है, चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की। क्या है एग्जाम्पल 22, क्या कह रहा है, लेट F 1 2 3 2 ABC be 1-1 and on to function given by F1 is equal to A, F2 is equal to B, F3 is equal to C, show that there exists a function G ABC 2 1 2 3 such that GOF is equal to IX, FOG is equal to IY, where X is equal to 1 2 3 and Y is equal to ABC। तो देखो क्या है यहाँ पर, सिंपल सा कह रहा है कि F(x2y) मान लो, कोई भी क्या मान लो, x2y मान लो, वो क्या है 1-1 है और ऑन टू भी है, और उसमें हमें दे दिया कि F1 यानी 1 की इमेज है A, 2 की इमेज है B, 3 की इमेज है C। ठीक है, ऐसा बता दिया, या यूं कह दो A की इमेज है 1, B की इमेज है 2, C की इमेज है 3। आगे बात समझना, यही होगा हमारे पास। तो 1 रखते हमें A मिला, 2 रखते B मिला, 3 रखते हमें क्या मिल गया, C मिल गया, ऐसा हम कह सकते हैं। चलो इजी लैंग्वेज में समझते हैं, यानी fx के अंदर 1 रखा तो A मिल गया, ऐसे वैल्यू रखी। देन हमें क्या शो करना है, हमें शो करना है कि एक G फंक्शन इस तरह से हमारे पास एग्जिस्ट करता है कि अगर मैं इसको उल्टा कर दूं यानी y2x कर दूं, G y2x हमारे पास इस तरह से मिलेगा कि GOF क्या मिलेगा, IX, FOG, IY मिलेगा, यानी आइडेंटिटी फंक्शन होगा। यानी इसका मतलब आपको पहले बता चुका कि अगर आप x रखोगे तो वापस x मिलेगा, यानी 1 रखोगे तो 1 मिलेगा, GOF के अंदर 1 रखोगे तो 1 मिल जाएगा, 2 रखोगे 2 मिल जाएगा, 3 रखोगे 3 मिल जाएगा। सेम यही FOG में भी, सेम यही काम होगा FOG में भी। ठीक है, ठीक है, चलो देखते हैं इसमें आगे क्या होता है। क्या क्या दिया है हमें यहाँ पर, सबसे पहले तो क्या दिया हुआ है, F क्या दिया हुआ है 1 2 3 से हमें क्या मिलेगा, ABC में 1 2 3 2 ABC, 1 2 3 2 ABC। इसका मतलब अगर मैं आपको इसको मैपिंग के थ्रू बताना चाहूँ, मैपिंग के थ्रू इजी समझ में आ जाएगा। आप चाहो तो ये मैपिंग एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, अलग से कर सकते हो, ये सिर्फ आपको क्या समझाने के लिए है। क्या कि जैसे यहाँ 1 दिया 1 2 3 और यहाँ पर क्या दिया है A B और C, यानी आप क्या कर सकते हो, इसको आप मान सकते हो कोई फंक्शन A, इसको मान सकते हो कोई B, यानी ये A हो गया आपका, B हो गया ये, ऐसा मान सकते हो, मान सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास कि 1 किससे रिलेटेड है, A से, 2 B से और 3 C से। देखो वहाँ दिया है 1 रखते ही A मिला है, 2 रखते ही B मिला, 3 रखते ही क्या मिल गया,
सी मिल गया। ये कोई फंक्शन है एफ के लिए, ठीक है। चलो अब ऐसे ही हम बात करें किसकी, जी के लिए। कोई फंक्शन हमें क्या दिया हुआ है, जी किस तरह से दिया है कि ABC टू 1 2 3 ऐसा है। तो ABC टू 1 2 3 में चेक करें तो क्या मिलेगा हमें, ये क्या है हमारे पास ABC 1 2 3, यानी कि A की वैल्यू 1, B रखते ही 2 मिल जाएगा, C रखते ही आपको क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। ऐसा ही है ना यहाँ पर, क्या ऐसा ही है, ठीक है। यानी मैं इसको यहाँ पर ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि जैसे GA रखा मैंने, GA रखा तो 1, GB रखा तो 2 और फंक्शन GC कितना मिल जाएगा, 3। ऐसा ही इसका मतलब। ये तो हमें दिया हुआ था F1A F2B F3 इज इक्वल टू C, ये हमें दिया हुआ था। इससे हमने ये बना लिया कि GA इज इक्वल टू 1, GB इज इक्वल टू 2, GC इज इक्वल टू 3, ये हमने बना लिया। तो अब देखो यहाँ से चेक करते हैं क्या अब चेक करो यहाँ से, देखो हमें फंक्शन दिया है क्या, हमने क्या माना A टू B, मान लिया क्या है A टू B, और G हमारे पास क्या दिया हुआ है B टू C। चेक करो ध्यान से, देखो ये 1 2 3 टू ABC, ये ABC टू 1 2 3, यानी कि अगर ये A है ये B है तो ये भी B और ये A हो जाएगा। उल्टा किया है तो फंक्शन A टू B है और G B टू C है, तो GOF क्या हो जाएगा, GOF कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, A टू C हो जाएगा। वेरी गुड, समझ गए हो आप लोग, है ना। क्या हो जाएगा, फंक्शन GOF A टू C हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ से वैल्यूज फाइंड करते हैं किसकी, GOF की, कि GOF1 क्या आता है, तभी हमें पता चलेगा ना कि GOF IX आता है कि नहीं आता, आइडेंटिटी फंक्शन है या नहीं है, तभी हमें पता चलेगा। तो GOF1 रखा, तो GOF1 रखते ही क्या मिल जाएगा आपको कि GF1, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, GF1 लिख सकता हूँ, और F1 की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, F1 इज इक्वल टू A, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, F1 की जगह पर A, और GA हमने निकाल लिया कितना, 1, कितना आ गया 1। तो देखो यहाँ पर समझ में आ गया आपको, पहले ही क्या आ गया, यहाँ पर 1 आ गया, यानी 1 रखा मैंने 1 मिल गया। अगर मैं 2 रखूंगा 2 मिल जाए, 3 रखूँ 3 मिल जाए, तो मैं क्या कहूँगा, GOF क्या है, एक इज इक्वल टू IX है, आइडेंटिटी फंक्शन है। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं अपन, तो क्या कि GOF2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, GF2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, GF2 कितना हो गया, F2 हमें दिया है B, तो ये आ गया GB। तो यहाँ से GB की वैल्यू कितनी हमने निकाली, 2, ये आ गया। तो देखो GOF2 कितना आ गया हमारे पास, 2 आ गया, ठीक है। GOF1 कितना आया था, 1 आया था। ऐसे ही हम क्या निकाल लेते हैं, GOF3 कितना आ गया, GF3 इज इक्वल टू F3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, C है, और GC की वैल्यू कितनी है, 3। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि GOF3 इज इक्वल टू क्या मिल गया हमें, 3 मिल गया, 3 मिल गया क्या। तो यहाँ इस कंक्लूजन क्या निकला हमारे पास, कंक्लूजन ये निकला कि GOF इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, IX आ गया। क्या आ गया, IX आ गया, IX आ गया, ठीक है, IX आ गया। X में से लिया अपन ने वैल्यू। अच्छा इसको चाहो तो आप XY लिखा हुआ है ना यहाँ पर, X AB की जगह XY लिख लो, ज़्यादा सही रहेगा। AB की जगह क्या लिख लो, XY लिख लो, सही रहेगा। IX दिया हुआ है ना, इसको करेक्शन कर लेना, AB की जगह क्या लिख लो आप, XY। ठीक है, ये X है, ये Y है। F कहाँ से कहाँ तक था, X टू Y, और ये कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, Y टू X। तो ये कितना हो जाएगा, X टू X, ऐसे कह दो, X टू X, ठीक है। वो यहाँ पर IX लिखा है तो हम को क्या लेना है, X इज इक्वल टू 1 2 3 एंड Y इज इक्वल टू ABC यहाँ पर दिया हुआ है। अपन ने A और B मान लिया तो वो नहीं लेना है, क्योंकि हमें दिया यहाँ पर X क्या है 1 2 3 है और Y क्या है ABC है, तो आपको X और Y लेना है। तो GOF क्या आ जाएगा, X टू X, यानी X में से ही वैल्यू लेंगे, वापस किस में मिल जाएगा, X में ही मिल जाएगा। तो X में से ही वैल्यू ली, देखो 1, वापस क्या मिला, 1 ही मिल गया।
x में ही मिला, 2 ली तो वापस 2 मिल गया यानी x में ही मिला, 3 ली तो 3 मिल गया वापस x में, यानी हम क्या कह सकते हैं जी ऑफ इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास आई एक्स, वेयर x इज इक्वल टू क्या है 1 2 3। ये आ गया हमारे पास, ये आ गया, यानी हमने एक चीज तो प्रूफ कर दी कि जी ऑफ क्या है आई एक्स है, ठीक है, जी ऑफ क्या आ गया आई एक्स। अब हम क्या प्रूफ करेंगे एफ ओ जी, एफ ओ जी के लिए चेक करते हैं क्या आता है। देखो जी एफ में क्या करते हैं अपन, पहले एफ फिर जी लिखते हैं तो जी एफ आ जाता है। तो एफ ओ जी के लिए क्या करेंगे, पहले जी लिखेंगे, जी क्या है एक्स टू वाई, सॉरी वाई टू एक्स है, जी क्या है वाई टू एक्स है, एंड एफ क्या है एक्स टू वाई है, एफ क्या है एक्स टू वाई। तो एफ ओ जी कितना हो जाएगा, एफ ओ जी, देखो जी ओ एफ लिखते थे कैसे, एफ से एफ लिखते थे पहले फिर जी लिखते थे, तो हम क्या लिखते थे जी ओ एफ, यानी जी वाला पहले एफ वाला बाद में। अब जी एफ ओ जी निकालना है तो मतलब जी पहले लिखेंगे हम, जी वाई टू एक्स है और एफ एक्स टू वाई है, तो जो एफ ओ जी हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा वाई टू वाई मिलेगा, वाई से वाई में मिलेगा, वाई में से वैल्यू लेंगे और वापस क्या किस में मिलेगा वाई में मिलेगा। ये बात समझ में आ गई, यानी कि जब हमने इसको उल्टा किया तो यही तो जो इसका कोडोमेन था वो इसका डोमेन का काम करेगा, जो इसका कोडोमेन था वो इसका क्या करेगा डोमेन का काम करेगा। ऐसा आपको पहले भी समझा चुके हैं, काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे कर चुके हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कि एफ ओ जी हम निकालेंगे वाई टू वाई, तो कैसे निकालेंगे, देखो एफ ओ जी वैल्यू कहाँ से लेंगे, देखो y में से मिलेगा, कहाँ पे y में, y की वैल्यू क्या क्या है, y में क्या क्या है, y कहाँ गया हमारा, ये रहा a b c, तो आप ले लो a, एफ ओ जी में क्या ले लिया पहले a, तो ये हो जाएगा एफ जी ए, एफ जी ए, एफ जी ए में क्या आ गया, जी ए की क्या वैल्यू है, जी ए हमने निकाला था कितना आया था 1, तो ये हो गया F1, और F1 की वैल्यू क्या है, F1 की वैल्यू है A, तो देखो क्या मिल गया एफ ओ जी ए, हमने A ही तो वैल्यू ली थी, वापस A मिल गया, वापस से A मिल गया। दूसरा क्या ले लो, एफ ओ जी बी ले लो, तो क्या आ जाएगा एफ जी बी, तो एफ जी बी की वैल्यू कितनी थी 2, तो ये आ गया F2, और F2 की क्या वैल्यू है हमारे पास है B, तो B रखा वापस से B मिल गया। नेक्स्ट क्या है हमारे पास FOG C, तो ये यहाँ पर क्या लिखेंगे FGC, GC की क्या वैल्यू है 3, तो ये हो जाएगा F3, और F3 की वैल्यू हमें दे रखी है C, तो देखो FOG में C रखते ही वापस क्या मिल गया हमें C मिल गया, वापस से क्या मिल गया C मिल गया। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, therefore FOG इज इक्वल टू IY वेयर Y इज इक्वल टू A B एंड C। हो गया ये अपना काम, यही हमें करना था, क्या आ गया हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन आ गया। क्लियर है। अब बात करते हैं अपन किसकी, क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है हमारे पास एग्जांपल कि लेट f क्या है n2y है, f कहाँ से कहाँ तक है n से y में है, यानी नेचुरल नंबर 2 कोई y हमारे पास फंक्शन है, सेट है। बी ए फंक्शन डिफाइंड एज fx इज इक्वल टू 4x प्लस 3 वेयर, देखो y को अपन को डिफाइन कर दिया क्या, y इज इक्वल टू स्मॉल y बिलोंग्स टू n एंड y कैपिटल Y इज इक्वल टू क्या आएगा अपने पास 4x प्लस 3, स्मॉल y क्या आएगा अपने पास 4x प्लस 3 फॉर सम x बिलोंग्स टू n, यानी ये हमारे पास क्या मिलेगा, x भी हम किस में से रखेंगे नेचुरल नंबर में से रखेंगे, और y भी हमें क्या मिलेगा नेचुरल नंबर ही मिलेगा। तो क्या कहना है, शो दैट f इज इन्वर्टिबल फाइंड द इनवर्स, तो हमें शो करना है कि f इन्वर्टिबल है, f एक इन्वर्टिबल फंक्शन है और हमें उसका क्या करना है इनवर्स फाइंड करना है। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या लिख लो, क्या दिया हुआ है हमारे पास f n2y, ये हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है फंक्शन n2y दिया हुआ है हमारे पास, तो फंक्शन f n2y है, और फंक्शन fx क्या दिया हुआ है, fx दिया है 4x प्लस 3,
अब आपको पता है कि अपन क्या करते थे कि इसको हम क्या कर लेते थे, y मान लेते थे ना, y इज इक्वल टू एफ एक्स ही तो करते थे, y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो हमने क्या किया, इसको y मान लिया। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 4x प्लस 3, 4x प्लस 3। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, x निकालेंगे। x क्या आ जाएगा, इसको अपन इंटरचेंज करेंगे कैसे, अगर 3 को इधर लाओगे तो y माइनस 3, देन x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y माइनस 3 अपॉन 4। ये हमारे पास आ गया, x की वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, क्या आ गई, x की वैल्यू। और ये x की वैल्यू भी क्या आएगी, हमें कहाँ से मिलेगी, नेचुरल नंबर में से ही मिलेगी। और y भी क्या होगा, हमारा नेचुरल नंबर ही होगा। तो अब यहाँ से लेट कर लो क्या, कि लेट g कोई एक फंक्शन है, वो y टू n है। ठीक है, y टू n है। हमें क्या बताना है ना, f इज इन्वर्टिबल, तो हमें इन्वर्स बताना है। तो इसका कोई फंक्शन मान लो, कोई इन्वर्टिबल फंक्शन है g। देखो समझो क्या लिखते थे अपन, एक बार फिर से देखो, क्या हम लिखते थे ना, f x टू y, ऐसे ही लिखते थे। अगर इसका एक फंक्शन मान देते थे इन्वर्स, इन्वर्टिबल फंक्शन के लिए हम क्या लिखते थे, एक g y टू x, इन्वर्टिबल फंक्शन ऐसे ही तो हम करते थे। एक फंक्शन f दिया x टू y, फिर उसका इन्वर्टिबल y टू x, यानी वापस आ रहा हो, इन्वर्स हो रहा हो कि x टू y लिया, फिर y में से वैल्यू रखूंगा तो x मिल जाएगा, यानी कि g क्या होगा, इस f का इन्वर्स हो जाएगा। यानी हम कोई g एक नया फंक्शन निकाल दें जो कि क्या हो, इसका f का क्या हो, इन्वर्स हो, तो हमारे पास हो जाएगा हम बता देंगे कि इन्वर्स फाइंड कर लेंगे कि g क्या है, इसका फंक्शन f का इन्वर्स फंक्शन है। ठीक है, सबसे पहले उससे पहले हम क्या प्रूफ करेंगे, कि शो करेंगे कि f एक इन्वर्टिबल फंक्शन है, f एक इन्वर्टिबल फंक्शन है। f इज इन्वर्टिबल फंक्शन प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, अभी हमने कई सारे क्वेश्चंस किए कि अगर कोई फंक्शन f है, x टू y है, और g y टू x है, और GOF हम निकाल देंगे तो उसका तो क्या आ जाएगा हमारे पास, और GOF निकालते ही हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका GOF निकालेंगे और FOG निकालेंगे। GOF क्या निकालेंगे, GOF जैसे मान लो वो भी क्या आ गया, इन्वर्टिबल आ गया IX, जो अभी अभी किया था ना। FOG क्या आ गया, IY आ गया, यानी वापस यही आ जाता है अपने पास, यानी जो वैल्यू रखो वापस वही मिल जाए। तो हम क्या कह देते हैं कि ये जो फंक्शन थे हमारे पास f और g, वो कौन से क्या थे, इन्वर्टिबल फंक्शन थे। तो हम यहाँ पर वही काम करेंगे पहले, कि हम FOG और GOF फाइंड करेंगे कि क्या आता है, क्या FOG और GOF इन्वर्स आइडेंटिटी फंक्शन आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो देखो ये चीज़ पहले समझा चुका हूँ आपको, कि जब अपन शुरू में पढ़ रहे थे, इंट्रोडक्शन कर रहे थे 1.3 का, उसमें आपको बताया था कंपोजिशन ऑफ फंक्शन और इन्वर्स ऑफ फंक्शन। वहाँ बात की थी हमने कि f और लिया था, एक g लिया था। फिर हमने क्या किया था कि हमने कहा था कि ये f जो है कि इन्वर्स फंक्शन होगा अगर हम क्या कहें, GOF एक आइडेंटिटी फंक्शन आ जाए और FOG भी क्या एक आइडेंटिटी फंक्शन आ जाए, तो हमने क्या कहा था कि ये इन्वर्स हो जाएगा। तो ऐसे ही हमने यहाँ पे g ले लिया एक y टू n, जैसे ये n टू y था तो हमने y ले लिया, g ले लिया एक y से n में एक नया फंक्शन ले लिया। तो हमारे यहाँ से GY कितना आ जाएगा, यहाँ से GY कितना आ जाएगा, y माइनस 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू x मान लेंगे इसको, इन्वर्टिबल x, भाई x था y था, GY हमने क्या लिख लिया, y माइनस 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। आ गई बात समझ में, इज इक्वल टू क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। ये हमारे पास कोई दूसरा फंक्शन g था, g आ गया। तो अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, हम यहाँ से निकालेंगे GOF। तो हमें देखो क्या क्या मिल गया, एक तो मिल गया f n टू y एंड g y टू n मिल गया, f मिल गया n टू y g y टू n। तो अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, GOF। f पहले लिखा है, g बाद में लिखा है, तो पहले क्या लिख देंगे यहाँ पे, GOF, g पहले। GOF क्या हो जाएगा, देखो n टू n हो जाएगा, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। हमें क्या मिलेगा, GOF नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, यानी n में से वैल्यू लेंगे वापस से क्या मिलेगा, n ही मिल जाएगा। तो लेते हैं, देखो कैसे होगा। तो हम यहाँ से पहले क्या निकाल लेते हैं, g ऑफ f(x), इसको हम कैसे लिखते हैं, g f(x). हाँ, क्या लिखा हमने, g ऑफ f(x) को हम क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू g f(x) लिख सकते हैं। अब हमारे पास gx क्या है, gx या gy हमारे पास क्या है, y माइनस 3 अपॉन 4, यानी जहाँ यहाँ y लिखा है तो यहाँ y लिख दिया। ऐसे अगर y की जगह fx आ गया तो इस y की जगह भी हम क्या लिख देंगे, fx लिख देंगे। तो हमारे पास फंक्शन क्या आ जाएगा कि fx माइनस 3 अपॉन 4, क्या आ जाएगा, fx माइनस 3 अपॉन
4 आ जाएगा। अब एफ एक्स की वैल्यू हम यहाँ से रख देंगे 4x + 3, तो GOF(x) इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा 4x + 3 - 3/4। -3 से +3 कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया GOF(x) इज इक्वल टू 4x/4। 4 से 4 कैंसिल, तो क्या मिल गया देखो GOF(x) इज इक्वल टू क्या मिल गया x मिल गया। क्या मिल गया x मिल गया, यानी मैंने x रखा वापस x मिल गया। या x की जगह वैसे कोई भी वैल्यू रखो, यहाँ 1 रखोगे 1 मिल जाएगा, 2 रखोगे 2 मिल जाएगा, 3 रखोगे 3 मिल जाएगा। यानी ऐसे, यानी ये क्या हो गया हमारे पास एक आइडेंटिटी फंक्शन हो गया हमारे पास। ठीक है, GOF(x) इज इक्वल टू हम यहाँ पर IX भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ये क्या हो गया IX हो गया। ये क्या हो गया हमारे पास IX हो गया। ये बात समझ में आ गई, ये किया था अपन ने। अब देखो नेक्स्ट क्या करते हैं हम, हमें क्या दिया हुआ है सबसे पहले, अब हम FOG निकालेंगे। FOG के लिए पहले G लिखेंगे क्या y2n एंड F क्या है हमारा n2y, यही है। तो FOG हमारे पास कितना आ जाएगा, FOG जो होगा वो y2y आ जाएगा। कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा y2y आ जाएगा। तो FOGX कैसे निकालेंगे, FOG y में लेना है अपन को, तो FOGY इज इक्वल टू कितना हो जाएगा FGY, यानी FX है ये। FX क्या दिया हमारे पास 4x + 3, तो 4x की जगह हम लिख देंगे GY + 3, यही लिखेंगे। और GY की वैल्यू हमारे पास क्या है y - 3/4, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे 4 की, और GY की जगह क्या लिख देंगे y - 3/4 + 3। तो यहाँ से देखो 4 से 4 कैंसिल, क्या बच गया y - 3 + 3, 3 से 3 कैंसिल, क्या आ गया देखो हमारे पास FOGY इज इक्वल टू y आ गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं IY लिख सकते हैं। तो ये आ गया हमारे पास। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखो अगर मैं इनको एक साथ लिखूं, इनको मैं एक साथ लिख देता हूँ एक बार, क्या कि GOF(x) इज इक्वल टू आ गया देखो हमारे पास IX, और FOGY इज इक्वल टू देखो हमारे पास क्या आ गया IY। ये आ गया हमारे पास, ये आ गया। तो हम क्या कह सकते हैं कि देयरफॉर G इज, क्या लिखेंगे देखो हमारे पास क्या आ गया G इज द, भाई G रखते ही क्या आ गया हमारे पास, इसका इनवर्स आ रहा है ना, G इज द इनवर्स ऑफ फंक्शन f। यानी हमारे पास क्या आ गया G जो है, G लिया था ना इसका उल्टा, ये n से y था, ये y से n था। तो हमने जब वैल्यू पुट करी GOF निकाला तो आइडेंटिटी मिल गई, और GY रखा तो हमें फिर से क्या मिल गई आइडेंटिटी फंक्शन मिल गया। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, G क्या है इज द इनवर्स ऑफ फंक्शन f। इसका क्या हो गया हमारे पास फंक्शन f का क्या हो गया, ये G इनवर्स हो गया। कह रहा था ना f इज इन्वर्टिबल फाइंड द इनवर्स, तो G क्या है इसका इनवर्स है फंक्शन किसका, f का हमारे पास। ठीक है, ठीक है, यानी हमें G इसका फंक्शन मिल गया, इनवर्स है। तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, हेंस f इज एन इन्वर्टिबल फंक्शन। f क्या है हमारा इन्वर्टिबल फंक्शन है। तो इनवर्स फाइंड करना है हमें इसका, तो इसका इनवर्स क्या होगा, इसका इनवर्स कैसे निकालेंगे, देखो G हमारे पास क्या आया y2n, G हमारे पास क्या आ गया y2n था, और GY को हमने क्या लिखा था, क्या y - 3/4 इज इक्वल टू x। तो ये जो G, इसका G क्या है f का इनवर्स है ना, f का इनवर्स फंक्शन है। तो मैं इस GY की बराबर में क्या लिख सकता हूँ f इनवर्स y, यानी G की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ f इनवर्स, और y की जगह y। तो ये हमारे पास क्या आ गया, कह रहा है ना फाइंड द इनवर्स, तो हमने इसका इनवर्स फाइंड कर लिया कि f इनवर्स y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा y - 3/4 आ जाएगा। ये इसका आंसर है। तो आ गई बात समझ में, दोबारा एक बार ध्यान से समझ लो जल्दी जल्दी। क्या कह रहा है
कि पहले कहा कि कोई फंक्शन एफ एन टू वाई है, बी ए फंक्शन डिफाइंड एज दिस, और हमें y बता दिया कि जिसका जो कि इस तरह से डिफाइंड है, तो हमें कह रहा है शो करो कि f एक इन्वर्टिबल फंक्शन है और उसका इन्वर्स भी फाइंड करो। तो हमने क्या लिया, ठीक है ये दिया हुआ है, ये फंक्शन था, तो हमने इसको x की वैल्यू फाइंड कर ली। अच्छा x ये आएगा, x अगर ये आएगा तो हमने एक नई हमने मान लिया कि g कोई नया फंक्शन है, g कोई नया फंक्शन है, इसका इन्वर्स मान लिया कि कोई नया फंक्शन है y टू n, ये n टू y था तो y से n वापस आना चाहिए, y से n आ जाएगा। तो जी वाई क्या आ गया हमारे पास, जी वाई कितना आ गया, वाई कहाँ क्या कह रहा है, देखो ये वाई कहाँ से आएगा, वाई में से आएगा, वाई में से आएगा, तो जी वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू एक्स, वाई माइनस थ्री अपॉन फोर इज इक्वल टू एक्स, यानी जी एक्स इज इक्वल टू जी वाई। देखो ये कैसे आया, आप अपन ने पढ़ा है ना, जब अपन इन्वर्स जब हम उसमें करते थे पीछे, तो हम कैसे प्रूफ करते थे, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई करते नहीं थे क्या, ऐसा ही है यहाँ पर भी। अगर आपको इसका करना है तो एफ वाई इज इक्वल टू एक्स ऐसे प्रूफ कर सकते थे, तो ये अपन करते थे, तो उसी से ही क्या है कि जी वाई इज इक्वल टू एक्स होता है, जी वाई इज इक्वल टू एक्स आ जाना चाहिए, तो वाई माइन और एक्स की वैल्यू क्या है, वाई माइनस थ्री अपॉन फोर। तो अब ये वैल्यू हमारे पास दो मिल गई, एफ मिल गया, जी मिल गया, तो जी ऑफ क्या आ जाएगा, एन टू एन, ऐसे हमने फाइंड किया, जी ऑफ एफ एक्स क्या मिल गया, हमें आइडेंटिटी फंक्शन मिल गया। ऐसे ही फिर हमने इसको भी किया, जी एफ ओ जी वाई क्या मिल गया, आइडेंटिटी फंक्शन मिल गया। इसका मतलब क्या है कि इन्वर्टिबल तो है, यानी f क्या है, इन्वर्स तो है, सो दैट f इज इन्वर्टिबल, तो इन्वर्टिबल तो है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब हमने g लिया तो ये वापस वैल्यू मिली, तो यानी हम कह सकते हैं g इज द इन्वर्स ऑफ फंक्शन f, g क्या है, इसका इन्वर्स है, तो f हेंस लिख दिया f इज एन इन्वर्टिबल फंक्शन, यानी इसका इन्वर्स है, तो f एक इन्वर्टिबल फंक्शन है, तो इन्वर्टिबल फंक्शन है, तो फाइंड कह रहा है फाइंड द इन्वर्स, तो इन्वर्स फाइंड किया, यही तो हमने कहा था कि ये इसका इन्वर्स है, यही तो हमने कहा था इसका इन्वर्स है, जी वाई इज इक्वल टू वाई माइनस थ्री अपॉन फोर, यही तो इसका इन्वर्स है, और जी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ इन्वर्स, यानी यहाँ से हमने कंफर्म कर दिया, यहाँ तो हमने माना था कि है, यहाँ से कंफर्म किया कि है, तो जी की जगह हम क्या लिख देंगे, एफ इन्वर्स, और वाई इज इक्वल टू वाई माइनस थ्री अपॉन फोर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट, अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, एग्जाम्पल नंबर 24 में, एग्जाम्पल नंबर 24 हमारे पास क्या कहता है कि लेट y इज इक्वल टू एन स्क्वायर दैट इज n बिलोंग्स टू कैपिटल N, यानी हम ये क्या होगा, नेचुरल नंबर में से लेंगे, विच इज सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, कंसिडर f n टू y, इसमें भी क्या कह रहा है, देखो फंक्शन f ले लो, कहाँ से कहाँ तक, n से y तक, n टू y आपको फंक्शन लेना है, और f n आपको फंक्शन दिया हुआ है, किस तरह से डिफाइन करा हुआ है कि f n इज इक्वल टू क्या है, n स्क्वायर है, तो शो करना है, शो दैट f इज इन्वर्टिबल, फाइंड द इन्वर्स ऑफ, सेम वही क्वेश्चन है, फिर से कह रहा है कि क्या करो, कि शो करो कि f क्या है, इन्वर्टिबल फंक्शन है, और उसका इन्वर्स, f का इन्वर्स भी फाइंड करना है, तो जो मेथड वहाँ अप्लाई किया था वही मेथड यहाँ भी करेंगे, तो इसको एक बार फिर से समझेंगे, समझ में आ जाएगा कैसे किया है, तो वो भी समझ में आ जाएगा और ये भी समझ में आ जाएगा और अच्छी तरह से। तो देखो क्या है यहाँ पर, एफ एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर, देखो वहाँ क्या किया था, एफ एक्स इज इक्वल टू फोर एक्स प्लस थ्री, इसको वाई मान लिया था ना अपन ने, तो यहाँ भी हम इसको एफ एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर है, इसको कुछ मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं, इसको भी हमने क्या किया, एफ एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर को हमने क्या मान लिया, y मान लिया, तो y इज इक्वल टू y आ गया, जहाँ पर हम क्या कहेंगे कि ये जो n है, ये जो n है वो कहाँ से मिलेगा, नेचुरल नंबर में से ये कह रहा है, और ये y हमने कहाँ से लिया, y हमने कहाँ से लिया, ये कैपिटल Y में से, y कहाँ से लेंगे हम, इस कैपिटल Y में से लेंगे, ठीक है, y कहाँ से आएगा हमारे पास, कैपिटल Y में से, y इज इक्वल टू, यही तो आएगा, देखो क्या है कि अगर जैसे मैं नेचुरल नंबर एक रखूँ, यहाँ पे वैल्यू एक रखूँ तो एक का स्क्वायर कहाँ जाएगा, एक आ जाएगा, y की वैल्यू अगर मैं दो का स्क्वायर रखूँ तो चार आ जाएगा, दो रखूँगा तो दो का स्क्वायर चार हो जाएगा, इसका मतलब ये यहाँ पर वैल्यू पुट किया, एक आया तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया, y दो रखा तो 4 हो गया, 3 रखा तो 9 हो गया, ऐसे आया, इसका मतलब हमें ये क्या मिल रहा है, y ही तो मिल रहा है, ये पूरा एक y का सेट ही तो आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, y बिलोंग्स टू किस में से हो गया, इस y में से हो गया, और स्मॉल n तो हम नेचुरल नंबर में से ले ही रहे हैं, तो ये बात समझ में आ गई कि ऐसा क्यों लिखा, ठीक है, क्लियर है, एक बात तो ये क्लियर है। अब देखो यहाँ से क्या लिखेंगे, एफ एन को y माना है तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n स्क्वायर, अब वहाँ पे क्या किया था, देखो यहाँ पे क्या किया था, इस y को x को हम y के टर्म्स में लेके आए थे, पहले y की वैल्यू दी थी हमने, x की वैल्यू निकाली, पहले y की वैल्यू दी थी हमने, x की वैल्यू निकाली, यहाँ पर भी हम क्या y की वैल्यू दे रखी है, हम n की वैल्यू निकालेंगे, यानी n को हम निकालेंगे y की टर्म्स में,
तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से y इज इक्वल टू एन स्क्वायर है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, एन स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, यानी कि n इज इक्वल टू रूट वाई। n इज इक्वल टू क्या लिख दिया हमने, रूट वाई। यहाँ पर भी यही किया था, x इज इक्वल टू कुछ वैल्यू निकाली थी, x इज इक्वल टू, और यहाँ पर भी हमने यही किया है कि n इज इक्वल टू हमने कोई यहाँ y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू कुछ वैल्यू निकाली, और यहाँ पर भी हमने ये किया कि n इज इक्वल टू निकाल दिया। फिर हमने वहाँ क्या किया था, लेट किया था कि जी वाई टू एन है, कि हमने माना कि इसका इन्वर्टिबल फंक्शन ये रहा, हमें निकालना है ना इन्वर्स इसका, तो हमने मान लिया। ऐसे ही सेम टू सेम यहाँ भी करेंगे कि लेट जी वाई टू एन, ये एन टू वाई था, तो हम क्या लिखेंगे इसको, वाई टू एन। तो जी वाई कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ से, जी वाई इज इक्वल टू रूट वाई इज इक्वल टू एन, यही आएगा हमारे पास, रूट वाई इज इक्वल टू एन। यहाँ भी देखो यही किया था, वाई टू एन, जी वाई इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू रखी इज इक्वल टू एक्स, यहाँ भी रूट वाई इज इक्वल टू एन, यही काम किया है यहाँ पर भी, ठीक है। अब इसके बाद क्या किया था, देखो एफ और जी, एन टू वाई जी वाई टू एन करके जी ओ एफ निकाला था, जी ओ एफ हमने आई एक्स प्रूफ कर दिया था। यहाँ भी यही करेंगे, यहाँ भी हम यही करेंगे, क्या करेंगे देखो, यहाँ भी हम सेम काम करेंगे। क्या ले लेते हैं हम, पहले f क्या है, एन टू वाई एंड जी वाई टू एन, तो f पहले लिखा है और g बाद में, तो यानी हम पहले क्या निकाल लेते हैं, जी ओ एफ। जी ओ एफ कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, देखो y कॉमन, तो ये n टू n हो जाएगा, n टू n, यानी आप रखोगे नेचुरल नंबर, मिलेगा भी आपको आउटपुट में नेचुरल नंबर ही मिलेगा। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से जी ओ एफ निकालते हैं अपन यहाँ से अब, तो जी ओ एफ एक्स, जी ओ एफ एक्स लिखते हैं ना, तो यहाँ n दिया हुआ है तो एफ एन लिख दो, जी ओ एफ एन, तो इसको हम क्या लिखूंगा, जी ओ एफ एन, ऐसे लिखूंगा। ये क्या आ गया हमारे पास, जी एक्स आ गया, और जी एक्स यानी कि एक तरह से जी वाई है, यहाँ पर जी वाई कितना आ गया, रूट वाई इज इक्वल टू एन है, तो यहाँ पर भी मैं क्या करूँगा, इसकी जगह पे क्या लिख दूंगा, रूट एफ एन, क्या लिखूंगा, रूट एफ एन, रूट एफ एन, और एफ एन की वैल्यू कितनी है, एन स्क्वायर, एफ एन की वैल्यू है एन स्क्वायर, रूट के अंदर आ गया। तो यानी हमारे को यहाँ से क्या मिल गया अपन को, कि जी ओ एफ एन इज इक्वल टू रूट एन स्क्वायर में क्या मिल गया, एन मिल गया, कितना मिल गया, एन मिल गया, इसको दे दो इक्वेशन 1, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, जी ओ एफ एन क्या आ गया, एन आ गया हमारे पास, इक्वेशन 1 दे दी हमने इसको। हमने क्या निकाल ली, जी ओ एफ निकाल ली, तो अब हम क्या निकालेंगे, एफ ओ जी निकालेंगे। एफ ओ जी निकालने के लिए पहले हम क्या लिख लेते हैं, यहाँ से हम पहले लिख लेते हैं जी, जी वाई टू एन, एंड एफ क्या हो जाएगा हमारे पास, एन टू वाई है, एफ क्या है, एन टू वाई। तो यहाँ से एफ ओ जी कितना हो जाएगा हमारे पास, एफ ओ जी कहाँ से कहाँ तक होगा, एफ ओ जी वाई टू वाई हो जाएगा, एफ ओ जी क्या हो जाएगा, वाई टू वाई हो जाएगा। अब ऐसे ही यहाँ पर भी सेम काम करेंगे, यहाँ से हम क्या निकालेंगे, एफ ओ जी एन, एफ ओ जी वाई निकालेंगे, एफ ओ जी वाई, वाई में से लेना ना, और कैपिटल वाई में से ही लेंगे, तो हम क्या लेंगे, वाई लेंगे, कैपिटल वाई में से वाई ही वैल्यू, वाई आएगी हमारे पास, वाई आएगी, कि वाई कहाँ पर है, कैपिटल वाई में बिलोंग करता है, तो वाई में से क्या आएगा, वाई आएगा। तो एफ ओ जी वाई कैसे निकालेंगे, एफ इसको मैं लिखूंगा क्या, जी वाई, अब जी वाई की वैल्यू क्या है, रूट वाई, सॉरी एफ एक्स जैसा बन गया। एफ एक्स क्या है हमारे पास, ये रहा हमारे पास, एफ एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर, इसका मतलब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जी वाई का स्क्वायर, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, जी वाई का स्क्वायर। अब जी वाई की वैल्यू रखेंगे यहाँ से, तो कितना आ जाएगा, एफ ओ जी वाई इज इक्वल टू, जी वाई की वैल्यू है हमारे पास रूट वाई, तो रूट वाई का हो गया स्क्वायर, तो एफ ओ जी वाई इज इक्वल टू क्या आ गया अपने पास, वाई आ गया। इसको दे दो इक्वेशन 2, इसको क्या दे दिया, इक्वेशन 2 दे दिया। तो एक तो हमारे पास ये आ गया, फिर हमने क्या किया, वाई टू वाई करके एफ ओ जी वाई लिखा, फिर जी वाई का स्क्वायर किया, हमारे पास ए आ गया, ठीक है। तो यानी देखो ये भी एक आइडेंटिटी फंक्शन आ गया, ये भी एक आइडेंटिटी फंक्शन आ गया। इसका मतलब हम ये कहेंगे कि यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन
1 and 2, from equation 1 and 2 we can say that f is an invertible function. F is an invertible फंक्शन कि f क्या है, हमारे पास एक इन्वर्टिबल फंक्शन है। तो हमें यह कह रहा था कि शो करो कि f एक इन्वर्टिबल है, तो हमने यहाँ पर कर दिया कि इक्वेशन 1 और 2 से, क्योंकि आइडेंटिटी फंक्शन आ गया और हमने थ्योरम पढ़ी कि अगर आइडेंटिटी फंक्शन मिल जाता है तो हम क्या कहेंगे, f क्या है, इन्वर्टिबल फंक्शन है। फिर कह रहा है कि इसका इन्वर्स फाइंड करो, तो इन्वर्स फाइंड कर लेते हैं। क्या, वैसे ही करेंगे सेम जैसा पहले क्वेश्चन किया था। g क्या लिया था हमने, y2n, g क्या लिया था, y2n, और gy क्या था, gy हमारे पास था √y। तो g को मैं g की जगह क्या लिख सकता हूँ, f इनवर्स लिख सकता हूँ। तो f इनवर्स y इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, √y। ये इसका क्या आ गया, इन्वर्टिबल इनवर्स आ गया f का। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। तो ये थे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे हमारे पास आज किए हैं एग्जांपल्स। वीडियो ज़्यादा, लेक्चर ज़्यादा लंबा नहीं हो जाए, इसलिए हम इसको आज यहीं ख़त्म करेंगे। फिर आगे क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है, आगे क्वेश्चन आपको पहले से करना है। अगर नहीं आता है तो हम करेंगे, उसमें आपको मैच करना है। आ जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो आप उसको सीखेंगे और पहले के लेक्चर्स जरूर देखेंगे। अगर आप सीक्वेंस से देखोगे तो ही आपको एक साइड समझ में आने वाली, अदरवाइज बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए हाँ, राधे राधे।